जी। सभी हैं। मैं अपना विषय जारी रखता हूँ। 4:02 हो चुके हैं। और अधिक प्रतीक्षा नहीं करूंगा। सभी लोगों को समय से जुड़ना चाहिए, गलत बात है। खैर, मेरा जो अंतिम अब ये जो विषय है वो संसदीय राजभाषा समिति से संबंधित है। जिस बिंदु को केंद्र में रखकर ये कार्यशाला आयोजित की गई है, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। मैं हालांकि इसकी सबसे अंत में चर्चा कर रहा हूँ। मैंने पहले विषय जो लिए वो पृष्ठभूमि के रूप में लिए, और ये अंतिम विषय है। थोड़ा इसमें आपका पूरी तरह से मुझे ध्यान चाहिए होगा। राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी जो आपकी है, ये जो रफी अहमद किदवई वाली, ये जो है बड़ी सजग और तत्पर रहती है। ये बड़े ही इस मामले में मतलब संजीदा है कि ये संसदीय समिति का मामला जो है, इसमें हमारे डाक विभाग में कोई चूक ना होने पाए। इस बिंदु को ध्यान में रख के ये प्रशिक्षण खास तौर से आपके लिए रखा गया है। तो कृपया आप इसमें बड़ी गंभीरता से जुड़ें। कोई प्रश्न हो वो पूछें। जो भी बात आपको समझ ना आए मुझे रोक करके पूछें, मुझे अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले संसदीय राजभाषा समिति के बारे में कुछ बताना चाहूंगा, फिर इसकी प्रश्नावली कैसे भरी जाती है, क्या क्या उसमें सूचनाएं होती हैं, वो बताऊंगा। तो पहले तो समझ लीजिए, जो व्यवहारिक बातें हैं वो समझ लीजिए। देखिए, इस देश में जो सरकारी कार्यालय हैं उनमें राजभाषा के संबंध में मॉनिटरिंग के उद्देश्य से राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। देखिए, हिंदी को, राजभाषा को गृह मंत्रालय के अंतर्गत रखना एक बहुत बड़ी बात है। गृह मंत्रालय में साधारण और सामान्य विषय नहीं रहते। चाहते तो शिक्षा मंत्रालय में रखा जा सकता था राजभाषा को, परंतु नहीं। डीओपीटी में रखा जा सकता था, परंतु नहीं। इसे गृह मंत्रालय के साथ जोड़ा गया है, क्योंकि सबसे संवेदनशील और बड़ा महत्वपूर्ण मंत्रालय माना जाता है। तो राजभाषा की मॉनिटरिंग सीधे गृह मंत्री तक करते हैं, क्योंकि इसी गृह मंत्रालय के पास राजभाषा विभाग के अंतर्गत संसदीय राजभाषा समिति गठित की गई है। संसदीय राजभाषा समिति जो है वो सांसदों के सहयोग से बनती है। 30 सांसद रहते हैं, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। इन 30 सांसदों के संगम से ही एक संसदीय राजभाषा समिति गठित होती है। इस संसदीय राजभाषा समिति के 3 हिस्से बनाए गए हैं, 3 उप समितियां बनाई गई हैं। ये 3 उप समितियां अलग अलग मंत्रालयों के कार्यालयों का निरीक्षण करती रहती हैं। इन तीनों उप समितियों ने अपने अपने मंत्रालय बांट रखे हैं। ये संसदीय समितियां समय समय पर दौरा करती रहती है, निरीक्षण करती रहती हैं। इन्होंने तो कोरोना काल में भी निरीक्षण किए। आपके डाक विभाग, आपके रफी अहमद किदवई ये जो प्रशिक्षण अकादमी है, इसका भी निरीक्षण किया। तो ये बहुत ही सक्रिय समिति है। और जब संसद का सत्र चल रहा होता है, ये सत्र में संसद में बैठते हैं। जब संसद का सत्र बंद हो जाता है तो इतना दौरा बनाते हैं, एक टूर प्रोग्राम बनाते हैं, टू विजिट द ऑफिसेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू इंस्पेक्ट द ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी, टू टेक स्टॉक ऑफ द पोजीशन। तो ये इस प्रयोजन से समय समय पर निरीक्षण करते रहते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे एक टूर प्रोग्राम बनाया, दिल्ली में ये बैठते हैं, दिल्ली में रहते हैं, घर इनके दिल्ली में है। तो दिल्ली से चेन्नई निरीक्षण का कार्यक्रम बनाया। तो क्या करेंगे, दिल्ली में पहले दिन करेंगे, फिर उसके बाद अगला निरीक्षण रख लेंगे आगरा का। मान लो, उदाहरण दे रहा हूँ, आगरा का, दिल्ली से चलेंगे आगरा चले जाएंगे। गाड़ियों से जा सकते हैं, रेल से जा सकते हैं, विमान से जा सकते हैं, कैसे भी जा सकते हैं। फिर वहां पर 3-4 कार्यालयों का निरीक्षण करेंगे। फिर उसके बाद अगले स्टेशन पे चले जाएंगे, इंदौर चले गए।
फिर इंदौर के बाद फिर बेंगलुरु चले गए, बेंगलुरु के बाद फिर चेन्नई चले गए, इस प्रकार से। फिर वापसी में ऐसे ही, फिर वापसी में पुणे हो गए, फिर मुंबई हो गया, फिर जयपुर हो गया, फिर वापस दिल्ली। तो इस प्रकार से जब एक टूर होता है इनका 8-10 दिन का होता है, और एक स्टेशन पर 4-5 कार्यालयों का निरीक्षण करते हैं। कुल मिलाकर के ये 80 मतलब 70-80 कार्यालयों का भी निरीक्षण कर डालते हैं एक ही टूर प्रोग्राम में। तो ये निरीक्षण एक स्थान पर किए जाते हैं, किसी कार्यालय में भी हो सकते हैं, किसी होटल में भी हो सकते हैं। मान लीजिए ये आगरा गए, आगरा में कहीं तो ठहरेंगे, किसी होटल में रुकेंगे, जब होटल में इन्हें ठहराएंगे और वहीं पर कहते हैं कि चलिए यही निरीक्षण कर लेते हैं, तो फिर चारों कार्यालयों के प्रतिनिधियों को उनको बुला करके वहां निरीक्षण करते हैं। परंतु निरीक्षण किस तरह करते हैं वो समझ लीजिए। एक प्रश्नावली होती है, क्वेश्चन एयर होता है, वो क्वेश्चन एयर आपको पहले मिल जाता है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन एयर ही मिलता है कि आपका निरीक्षण आज से 25 दिन बाद, 30 दिन बाद है, ये क्वेश्चन एयर है, और 15 दिन के अंदर एक क्वेश्चन एयर भर के हमारे 3 मूर्ति मार्ग स्थित कार्यालय में जमा करा दें। वो प्रश्नावली आपको बड़े ध्यानपूर्वक भरनी होती है। वो प्रश्नावली आपके कार्यालय का आईना होती है। That questionnaire reflect the position of your office. All things and figures and facts are included in this questionnaire. तो जो भी चीजें होती क्वेश्चनएयर से उन्हें पता चल जाता है कि आपके कार्यालय में हिंदी कामकाज की क्या स्थिति है। वो उस क्वेश्चनएयर को रिसर्च करते हैं, उनके पास रिसर्च असिस्टेंट्स होते हैं, सीनियर रिसर्च ऑफिसर्स होते हैं, वो लोग उसको रिसर्च करते हैं, उसमें एनालिसिस करते हैं, उसमें जो कमियां होती हैं उसे वो लिस्ट बना लेते हैं। फिर सांसद जब निरीक्षण के लिए आते हैं, वो फिर एक एक करके प्रश्न करते हैं। तो उस प्रश्नावली में कोई भी चूक, कोई भी भूल स्वीकार नहीं होती। ध्यान रखिएगा, ये संसदीय राजभाषा समिति उच्चाधिकार प्राप्त समिति होती है। हाईली एम्पावर्ड कमिटी among all committees। देश में जितनी भी समितियां उनमें सबसे उच्चाधिकार प्राप्त समिति कहलाती है, सशक्त। ये समिति अपनी रिपोर्ट सीधे राष्ट्रपति जी को देती है, जबकि दूसरी समितियां अपनी रिपोर्ट संसद में रखती हैं। ये समिति अपने आप को मिनी पार्लियामेंट कहती है। क्यों? क्योंकि इसमें पूरे देश के सांसदों के प्रतिनिधि इसमें रहते हैं। तो ये वास्तव में समिति बड़ी गंभीरता से निरीक्षण करती है। आप इसमें जो सूचना देते हैं वो बड़ी जिम्मेदारी से देनी होती है। वो कहते हैं कि अगर आपने इसमें चूक कर दी, इसका मतलब आप तो राष्ट्रपति जी को भी कोई सूचना देनी हो उसके लायक नहीं है। तो इसलिए इस रिपोर्ट को जब भी भरो, इस क्वेश्चनियर को जब भी भरो, बड़े ही सावधानी से भरना होता है। एक्चुअल मिस्टेक ना हो, कुछ झूठ ना हो, कुछ ना हो, कुछ लापरवाही वाली चीज ना हो, ऐसे ही आंख मूंद कर हस्ताक्षर कर दिए, वो भी नहीं होना चाहिए। देयर आर सो मेनी थिंग्स, वी हैव टू बी कॉशियस। तो इसमें बड़ा सावधान रहना पड़ता है। तो इस समिति के ठहरने की व्यवस्था करनी होती है। इस समिति को लाना और छोड़ना भी होता है। मान लीजिए अब दिल्ली से उन्होंने आगरा जाना है, तो आगरा में जो कार्यालयों का निरीक्षण होता है वो पहले आपस में मीटिंग करते हैं कि भाई जो सांसद आएंगे उन्हें कहाँ ठहराया जाएगा, उसमें क्या खर्चा होना है। उन्हें दिल्ली से लाया जाएगा, गाड़ी से लाया जाना है, कारों से तो कारें भेजी जाएंगी। अगर वो रेल से आ रहे हैं तो स्टेशन से उन्हें होटल तक लाना होगा। फिर उन्होंने उसके बाद आगे कहीं और जाना है तो उन्हें स्टेशन या एयरपोर्ट छोड़ना होगा। उनके खाने पीने की व्यवस्था, तो ये इस प्रकार के सारे खर्चे जो है वो 3-4 कार्यालय जिनका निरीक्षण हो रहा होता है उस स्टेशन पर मिलकर करते हैं। तो कंबाइंड खर्चा होता है। जो भी खर्चा होता है आप पहले उसका बजट बना लेते हैं। उस बजट का अनुमोदन आप अपने मुख्यालय से लेते हैं कि संसदीय समिति का ये पत्र आया है, उसका ये निरीक्षण होना है, उस निरीक्षण में ये खर्चा होना है। तो उसकी आप अप्रूवल ले लेते हैं, सैंक्शन ले लेते हैं। फिर उसके बाद खर्चा करते हैं और निरीक्षण भी होता है। तो इस प्रकार से ये सारी इसकी तैयारी रहती है। हमें उसमें मैन पावर भी देनी पड़ जाती है क्योंकि उनको एस्कॉर्ट्स भी चाहिए होते हैं।
तो एस्कॉर्ट्स के रूप में आप अपना स्टाफ देते हैं। जो बड़े कार्यालय होते हैं वो उनके पास ज्यादा मैन पावर होती है तो वो दे देते हैं। तो इस प्रकार से मिलजुल के कार्य करना होता है, और जो भी खर्चा होता है वो शेयर होता है, सभी में समान रूप से होता है। कुछ आपके अलग खर्चे भी होते हैं, जैसे स्टेशनरी लेनी होती है, उनके लिए नोटिंग पैड पेन लेना है, या कोई बोर्ड फोल्डर या बैग लेना है, या उनका स्वागत करने के लिए पुष्प गुच्छ चाहिए, कुछ किताबें। पुष्प गुच्छ बल्कि मना करते हैं वो कहते हैं कि बुक दीजिए, बुके मत दीजिए। दे प्रेफर बुक देन बुके। तो हमें उसके ऊपर भी कई बार खर्चा करना होता है। कई बार हम स्मृति चिन्ह देते हैं, मिमेंटो देते हैं उन्हें, उसका भी खर्चा हो जाता है। तो ये सारे खर्चे आप जोड़ करके सैंक्शन लेते हैं, फिर उसके बाद आप अपना निरीक्षण संपन्न कराते हैं। तो ये मैंने निरीक्षण के लिए आपको पूरी उसकी एक जो पहले की तैयारी और उस दौरान क्या होता है। निरीक्षण में बैठने का भी तरीका होता है, वो पहले बता देते हैं कि निरीक्षण के दौरान देखिए 10-10 सदस्यों की 3 समितियां होगी, उप समितियां। तो मान लीजिए आपके कार्यालय का आगरा में कोई कार्यालय निरीक्षण के लिए आ रहे हैं, तो 10 सांसद आएंगे और 4 का उनका स्टाफ होगा, 14, 5 का भी हो सकता है, और 15 से अधिक तो नहीं होते आमतौर पर, क्योंकि सभी सांसद नहीं पहुंच पाते। तो आप 15 की व्यवस्था करके चलते हैं। सूचना आपको मिल जाती है समय रहते फोन पर कि इतने लोग आ रहे हैं, उतनी आप ठहराइए, जो भी गाड़ियां वाड़ियां सब व्यवस्था आपको करनी होती है। आमने सामने बैठते हैं, ऐसे 2 आमने सामने रो हो जाती हैं, एक तरफ कार्यालय बैठता है और एक तरफ संसदीय समिति बैठती है। कार्यालय में जो ऑफिस हेड है वो बीच में बैठते हैं, फिर उसके बगल में हेडक्वार्टर से आपके जो सबसे बड़े जो अधिकारी हैं जिनको राजभाषा का काम सौंपा हुआ है वो होते हैं। फिर मंत्रालय से भी होते हैं, आपके मंत्रालय से राजभाषा वाले भी होते हैं, मंत्रालय से जेएस होते हैं जो हिंदी का काम देखते होते हैं, और आपके कार्यालय के प्रशासनिक अधिकारी वगैरह भी आप जोड़ सकते हैं। तो 8-10 वो होते हैं, 8-10 आप हो सकते हैं। तो इस प्रकार आमने सामने बैठ करके बातचीत होती है, चर्चा होती है, आपसे कुछ प्रश्न किए जाते हैं। जो जो कमियां आपके उसमें रहती हैं प्रश्नावली में, या जो जो कामकाज में आपकी त्रुटियां रहती हैं, जो सुझाव होते हैं वो आपको फिर देते हैं, और आपसे आश्वासन लेते हैं, एश्योरेंस लेते हैं कि हमने आपको ये कमियां बताई, आप इन कमियों को 6 महीने के अंदर पूरा करके हमें सूचित कीजिए। यदि आपके कार्यालय में पत्राचार हिंदी का 20% है, जैसे भाई साहब ने, मूर्ति साहब ने कहा था कि 80% इंग्लिश 20% हिंदी, अब मान लीजिए उनके कार्यालय का निरीक्षण हो जाए, तो उनसे सीधी सी बात कहेंगे कि आपके कार्यालय में 20% पत्राचार है, आपके कार्यालय में 55% न्यूनतम होना चाहिए था, आप यू आर अवे फ्रॉम 30, मतलब 35% यू हैव टू मेंटेन मोर। तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, आपसे एश्योरेंस लेंगे, आप उनको एश्योर करोगे दैट आई विल फुलफिल माय प्रॉमिस विद इन 6। आपको जो जो एश्योरेंस, जैसे पत्राचार हो गया, कार्यशालाएं हो गई, बैठकें हो गई, निरीक्षण हो गए, अभी सारी बताऊंगा, वो सारे आश्वासन 6 महीने के अंदर पूरे करके आपको संसदीय समिति में देने हैं, रिटर्न में और थ्रू हेडक्वार्टर्स एंड मिनिस्ट्री। यानी कि वो जवाब आप पहले अपने मुख्यालय को देंगे, मुख्यालय जो है मंत्रालय को देगा, मंत्रालय फिर आगे भेजेगा। यानी कि सारे शामिल रहते हैं इसमें, तो कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं। ध्यान रखिएगा, इस प्रश्नावली में कुछ भी झूठ नहीं दे सकते। अगर झूठ दे दिया तो वो निरीक्षण रद्द कर देते हैं, वो सबसे बड़ा अपमान होता है मंत्रालय की नजर में, मुख्यालय की नजर में, आपका अपने खुद कार्यालय की नजर में। अगर आपने कोई झूठ बोल दिया, आप कुछ ज्यादा और स्मार्ट बने, तो वो पकड़े जाएंगे। कैसे पकड़े जाएंगे? क्योंकि इस प्रश्नावली के 3-4 पार्ट्स बने हुए, उन पार्ट में क्या होता है, एक सूचना इधर लेंगे तो दूसरी सूचना फिर चौथे पार्ट में, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सूचनाएं आपस में मैच करनी चाहिए, और वो मैच नहीं करती झूठ बोलने पर। अगर सच है तो मैच करेंगी, अगर आपने कुछ भी कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया है, फैब्रिकेटेड दिया है, इट विल मिसमैच एंड यू विल बी कॉट रेड हैंडेड। आपको पकड़े जाएंगे वो।
क्योंकि वो एक्सपर्ट होते हैं वहां पर, रिसर्च असिस्टेंट, वो रिसर्च करने वाले उसको जांच करते हैं और चेक करते हैं, तो बड़ा ही साइंटिफिक तरीके से उसको बनाते हैं वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो इसलिए अच्छा है कि हम पहले तैयार रहें। वी हैव टू बी प्रिपेयर। ये प्रिपरेशन का ही एक पार्ट है जो आपको इसमें कार्यशाला में ये टॉपिक रखा गया कि आप पहले से तैयार रहें, आपको पता हो कि व्हाट इज पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये बातें मैंने आपको बताई, इसके बारे में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप। कुछ भी नहीं पूछना, सब कुछ पता लग गया आपको? है एकाध प्रश्न का उदाहरण के साथ तो सही जवाब क्या है थोड़ा सा हिंट हो जाता है। बस अब सब दे रहा हूं मैं आपको। ऐसा प्रश्न मैं अभी सर अभी एक प्रश्न भी आएंगे सर, जी। क्या ये सर सारे ऑफिस में विजिट होता है? जैसे मेरा जमशेदपुर हेड पोस्ट ऑफिस है, तो क्या हाँ वो जी संसदीय राजभाषा समिति मतलब जो इंस्पेक्शन होगा वो क्या मेरे ऑफिस में भी हो सकता है सर? मैडम, ये 2 का स्टाफ हो, 3 का स्टाफ हो, वहां भी निरीक्षण कर सकते हैं। कोई बड़ा स्टाफ हो तो वहां भी जा सकते हैं, क्योंकि ये आमतौर नहीं। हम्म, आमतौर पे तो लगता है कि छोटे कार्यालय में क्यों आएंगे, तो कई बार नहीं छोटे, नहीं, यहाँ तो 100+ इस्टेब्लिशमेंट है सर। हाँ तो किसी भी कार्यालय में ये लोग आ सकते, आप इन्हें नहीं रोक सकते। ओके। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरा कार्यालय छोटा है, मेरा कार्यालय ऐसा है, मेरा कार्यालय वैसा है। वो सुनते ही नहीं है इस चीज को, वो कहते हैं किसी भी कार्यालय में आ सकते हैं। तो इसलिए हर कार्यालय को तैयार रहना चाहिए, मैं तो ये जानता हूँ। कोई भी कार्यालय ये कहे कि नहीं मेरे यहाँ नहीं आएंगे, अब वो रोक ही नहीं सकते। कह रहे यहाँ भी तो ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी है ना, यहाँ भी तो अंश। जी। तो आप कहें कि नहीं छोटा है वो छोड़ दो, नहीं ऐसा नहीं, वो ये नहीं मानते। वे लोग कहते हैं ओके। कि आपको अपनी तैयारी करके रखनी है, आप भी इस इम्प्लीमेंटेशन के दायरे में आते हैं। तो इसलिए तो आपको यहाँ पर ये नामित किया गया है कि आप सभी इसके प्रति सजग रहें और तैयारी से होकर चलती रहे। तो ये देखिए, मैं आपको ये बड़ी कर दूं, ओके सर, ओके, थैंक यू सर। कोई दिक्कत नहीं। आपको ये प्रश्नावली दिख रही है, मेरी स्क्रीन दिख रही है? सर दिख रहे हैं। हाँ सर। ये देखिए, वैसे तो इसमें 127 पृष्ठ दिखा रहा है, 127, मगर जो मेन है वो 31 पेज भरने होते हैं, 31। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों बाइलिंगुअल फॉर्मेट में भरनी है, ध्यान रखिएगा। दोनों में सूचनाएं बड़े ध्यान से भरनी है, कई बार मिसमैच हो जाता है, इंग्लिश में कुछ और हिंदी में कुछ और, तो वहां भी बड़ी फजीहत होती है, वो मतलब awkward पोजीशन बन जाती है। तो हमें सावधान रहना है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बराबर और सही सूचनाएं भरनी है। तो ये प्रश्नावली का स्टार्टिंग पेज हो गया, शुरू का पृष्ठ हो गया, यहाँ कार्यालय का नाम और निरीक्षण की तिथि। ठीक है, ये कुछ जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के बारे में हमने कहा। ध्यान रखिएगा, वो अपेक्षा रखते हैं कि आप अगर निरीक्षण के लिए आ रहे हैं, यू मस्ट गो थ्रू द प्रोविजंस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। आपने जितने भी राजभाषा नियम, अधिनियम, संविधान की स्थिति, राजभाषा संकल्प सब कुछ पढ़ा हो। जो मैंने आपको ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में आज सुबह बताया, वो सब बातें आपको टिप्स पर नहीं पता तो कम से कम बेसिक्स तो पता हो उसके। तो शुरुआत इसी से करते हैं कि क्या आप राजभाषा संबंधी उपबंध जो हैं, प्रोविजंस जो हैं, वो पढ़कर आए हैं। पहला प्रश्न यही होता है। अगर आप कहेंगे कि नहीं, तो फिर कहेंगे फिर क्या करने आए हैं, जाइए घर बैठिए, फिर क्यों निरीक्षण कराने आए हैं। और यदि आप कहते हैं हाँ, तो फिर बीच में कुछ पूछ लेंगे, तो फिर आप अगर जवाब नहीं दे पाएंगे तो भी एम्ब्रेसिंग पोजीशन होती है। तो ऐसे में आप थोड़ा सावधान रहिए, सतर्क रहिए, आप थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए। कई बातें तो आपने आज समझ ही ली, ठीक है ना। हालांकि ये जितने भी प्रोविजंस हैं उन सब का जो रेफरेंस है वो इस क्वेश्चन में रहता है, 127 पेज में है वो आप यहीं से पढ़ के समझ सकते हैं। परंतु एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन जो है वो सब आपको
अलग से पढ़ने पड़े। परंतु ये प्रश्नावली जो है उसी पर बेस्ड है। जो भी इसमें सूचनाएं एकत्र की गई हैं, मांगी गई हैं, वो सब राजभाषा नियम, अधिनियम, संवैधानिक स्थिति के आधार पर ही मांगी जाती हैं। कुछ भी इधर दाएं बाएं नहीं मांगा जाता। जो अनुदेश राजभाषा विभाग समय समय पर जारी करता है उसके अनुसार ही इसमें सूचनाएं। तो कृपया आप ध्यान रखिए इसमें। तो सबसे पहले ये पहला पृष्ठ जनरल इंफॉर्मेशन, सामान्य सूचना। इसमें देखिए आपके कार्यालय का नाम, डाक पता आ गया, कार्यालय का वर्गीकरण, जैसे आपका कार्यालय किस तरह का है, सेक्रेटरीट है, अटैच्ड ऑफिस है, सबऑर्डिनेट है, वो दिखना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है या फिर कुछ और ऑपरेशनल है, वो लिखना पड़ेगा। अब देखिए राजभाषा नियम 1976 के अनुसार यह कार्यालय क, ख अथवा ग क्षेत्र में स्थित है। आपको पता होना चाहिए कि आपका कार्यालय कहाँ आता है, ए, बी और सी में। ठीक है, वो भर देंगे आप। अब यहाँ से पूरी डिटेल आपके कर्मचारियों की, स्टाफ की, गैजेटेड एंड नॉन गैजेटेड। यहाँ गैजेटेड से आशय ये है कि जो भी ऑफिसर्स हैं वो गैजेटेड में मान लेते हैं, क्योंकि गैजेटेड तो मिनिस्ट्रीज में होते हैं, आपके यहाँ नहीं होते होंगे शायद। तो यदि नहीं भी है तो भी कोई नहीं, वो राजपत्रित का मतलब ऑफिसर कार्डर, और राजपत्रित मतलब एम्प्लॉय कार्डर। तो कितने हैं? कुल अधिकारी, कुल कर्मचारी। इनमें से प्रवीणता प्राप्त, those who are proficient in हिंदी, मैंने आपको बताया था प्रोफिशिएंट मतलब जिन्होंने बीए में हिंदी पढ़ी है या मैट्रिक में हिंदी मीडियम रहा हो, उनकी संख्या। फिर कार्य साधक की ज्ञान की संख्या, those who have working knowledge of हिंदी, उनकी संख्या। फिर जो प्रशिक्षण पा रहे हैं, those who are undergoing training, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं। अब क्या होता है, कई कार्यालय सोए होते हैं, जैसे आपके कार्यालयों की ही बात करूं, बुरा नहीं मानिएगा, आपके कार्यालय को कुछ पता ही नहीं था कि क्या हिंदी ट्रेनिंग होती है, क्या प्रवीण होता है, क्या कार्य, तो आप कहाँ से देंगे प्रशिक्षण? तो वो कहते हैं कि आपने हिंदी ट्रेनिंग दी कि नहीं दी इनको, जो नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल है, जिन्हें हिंदी नहीं आती, जिन्हें वर्किंग नॉलेज नहीं है, उन्हें वर्किंग नॉलेज दिलाइए। जिन्हें अभी हिंदी प्रशिक्षण के लिए भेजा जाना है, तो जो रिमेनिंग है उनकी संख्या, ऑफिसर्स एंड स्टाफ। तो इससे वो समझ जाते हैं कि आपके कार्यालय में स्टाफ की क्या स्थिति है, आपका दफ्तर कितनी हिंदी जानता है, कितने पानी में है आप हिंदी ज्ञान की दृष्टि से, इसका अनुमान यहीं से लग जाता है। अब वो मान के चलते हैं कि अब आपसे कितना काम अपेक्षित है। पहला प्रश्न तो यही बन जाता है, ट्रेनिंग, कि आपने ट्रेनिंग दी कि नहीं दी, क्यों नहीं दी अभी तक, यहीं से हो जाती है। पहला प्रश्न यहीं से खुलता है। तो इसलिए आप इस चीज को इंश्योर कीजिए, जो जिन लोगों को ट्रेनिंग दी जानी है उसके लिए कुछ व्यवस्था कीजिए, मुख्यालय से संपर्क कीजिए और उन्हें कहिए कि साहब इनको कैसे प्रशिक्षण दिया जाना है, हमें बताइए। फिर उसके बाद देखिए अब अगला पेज पिछले पेज से लिंक्ड है। अब वो कहते हैं कितने लोग कितना काम करते हैं, ऑफिसर्स एंड स्टाफ। नील, कोई ऐसा होगा जो बिल्कुल नहीं करता, उसका नंबर 25% तक, 26 से 50% तक, 51 से 75, 76 से अधिक और 100%, 100%। अब वो सीधी सी बात ये देखते हैं कि जो भी इसमें प्रोफिशिएंट थे, हिंदी में प्रवीणता प्राप्त, उन्हें तो 100% करना ही करना है, बिकॉज दे आर प्रोफिशिएंट इन हिंदी एंड दे हैव नो प्रॉब्लम टू वर्क इन हिंदी। तो जब उन्हें कोई समस्या नहीं है, वो हिंदी अच्छी जानते हैं, हिंदी के मास्टर हैं, प्रवीण हैं, प्रोफिशिएंट हैं, तो व्हाई दे आर नॉट हिंदी, वो सीधा सा प्रश्न पूछते हैं। तो ये फिगर उससे मैच करनी चाहिए। मान लीजिए आपने पढ़ दिया कि हमारे यहाँ पर हिंदी में कुल स्टाफ 100 है, 100 में से 50 प्रवीणता प्राप्त हैं या 70 प्रवीणता प्राप्त हैं और 30 जो है कार्य साधक हैं। तो अब वो मानकर चलेंगे कि 70 के 70% काम करना चाहिए, क्या वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर वो 76 कर रहे हैं, 54 कर रहे हैं, तो वो पूछते हैं कि क्यों कर रहे हो, बताओ, वजह बताओ, क्या समस्या है। फिर उस समस्या का समाधान भी बताते हैं, और अगर कोई आपकी ओर से
लापरवाही है, कोताही, जानबूझकर डेलिबरेटली आप कर रहे हैं, तो फिर वो छोड़ते नहीं। तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि ये फिगर जो परसेंटेज है आपका ऑफिस का, वो परसेंटेज यदि आपके स्टाफ हिंदी जानता है तो उसके हिसाब से आपका आउटपुट होना चाहिए। इफ दे आर कैपेबल, दे आर कॉम्पिटेंट, तो फिर व्हाई दे आर नॉट डूइंग देयर वर्क, ये आप उसको सुनिश्चित कीजिए। अगर आप अधिकारी हैं, आप प्रशासनिक प्रधान हैं, आप उन्हें प्रेरित कीजिए कि भाई आप हिंदी जानते हैं तो आप हिंदी में काम क्यों नहीं कर रहे। ध्यान रखिएगा, किसी और को शिक्षा देने से पहले खुद अमल करना होता है। फर्स्ट यू बिकम रोल मॉडल। रोल मॉडल मीन्स पहले आप खुद उसका उदाहरण बने, आप उन्हें दिखाएं, बताएं कि देखिए हिंदी में काम कर रहा हूं, आप भी कीजिए। यदि आप नहीं करेंगे तो आप अपने स्टाफ से अपेक्षा नहीं कर सकते। एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप चूंकि सभी अधिकारी हैं, किसी स्टाफ ने हिंदी में कोई नोटिंग की, आपके पास फाइल आई, उस हिंदी की टिप्पणी के ऊपर अगर आपने अंग्रेजी में कुछ लिख दिया तो वह स्टाफ हतोत्साहित, डिस्करेज हो जाता है। आपने अपने स्टाफ को एनकरेज करना है, उसे प्रोत्साहित करना है। अगर वो हिंदी में लिखता है तो आप अनिवार्य रूप से हिंदी में ही उस टिप्पणी का जवाब दें, अपने हस्ताक्षर हिंदी में करें। अगर स्टाफ अंग्रेजी में लिख रहा है तो आप हिंदी में तब भी लिखिए, वो आपसे और प्रेरित होगा कि अरे हमारे साहब हिंदी में लिखते हैं, हमारे साहब हिंदी में हस्ताक्षर करते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आपको करना है। तो करने और कहने में अंतर होता है। आप कहिए कम, कीजिए ज्यादा। अगर आप करने लग जाएंगे तो कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अगर आप करेंगे नहीं और कहते रहिए, काम नहीं होगा। क्योंकि इसका उदाहरण मैंने खुद महसूस किया है। मैं 1997 में रक्षा मंत्रालय में अनुवादक था, तो मुलायम सिंह जी हमारे रक्षा मंत्री होते थे। अब मुलायम सिंह जी को अंग्रेजी नहीं आती थी। जितने भी फौज के कर्नल, ब्रिगेडियर जनरल थे, वे सब अपने आप को अंग्रेज समझते थे और वो अंग्रेजी में ही काम करते थे। तो उन्होंने एक ही बात बोली कि भैया मुझे अंग्रेजी नहीं आती, अगर अपनी फाइलें निकलवानी है तो हिंदी में लिख कर भेजिए, तो ही काम हो पाएगा। और एक ही झटके में सबको एक ही दिन में हिंदी आ गई। ये छिंदवाड़ा से फिर दोबारा आपका ये चालू है, कृपया छिंदवाड़ा एमपी से, मध्य प्रदेश से बंद कर दे माइक्रोफोन। जी आवाज आ रही है छिंदवाड़ा? जी जी। आप अपना माइक्रोफोन बंद कर दीजिए। बंद है सर। नहीं, इधर तो चालू दिखा। अब बंद कर दिया आपने, ठीक है। आपने 2 जगह लॉगिन किया हुआ है क्या? जी। आपने 2 जगह से लॉगिन किया हुआ है, आपकी आवाज इको हो रही है, गूंज रही है आपकी आवाज। आपने पहले भी लॉगिन किया था, दोबारा लॉगिन किया है। आप बाहर हो जाइए एक जगह से, उसकी वजह से सब डिस्टर्ब। 2 जगह से लॉगिन नहीं करना होता, आवाज गूंज रही है बहुत जबरदस्त। आप अपने आप को एग्जिट कीजिए पहले और दोबारा कीजिए, दोनों तरफ से एग्जिट कीजिए या फिर एक जगह से कीजिए, मैनेज कीजिए, जैसे भी करना है। मोबाइल पर क्या होगा? अब तो नहीं ना, 2 जगह से नहीं कर सकते ना, गड़बड़ गूंजती है। अब जो भी आपने करना है कीजिए, मगर इसको ठीक कर लीजिए, इससे दिक्कत हो रही है। तो मैं चर्चा, देखिए ना ध्यान हो जाता है, आप लोग थोड़ा सा क्या चर्चा। हाँ अब ठीक हो गया, शायद अब ठीक हो गया। हम चर्चा कर रहे थे हिंदी कामकाज की, परसेंटेज की भी हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 भंग हो जाती है। तो कार्यालय में हिंदी में काम करने वाले उप सचिव समकक्ष एवं उससे उच्च स्तर के अधिकारियों की संख्या, डिप्टी सेक्रेटरी एंड अबव, उनकी संख्या, उनकी सूचना अलग से ली जाती है। मैंने कहा ना कि बड़े अधिकारियों पर जिम्मेदारी अधिक होती है। तो अब वो कहते हैं कि बड़े अधिकारी थोड़ी इस नियम से बचेंगे। हम अक्सर कार्यशालाओं में जाते हैं, तो कर्मचारियों की कार्यशालाएं तो सतत रूप से होती हैं। आपकी तो ये रफी अहमद किदवई इतनी सक्रिय आदमी है,
जो आप लोगों को प्रशिक्षण देती रहती है, हिंदी कार्यशालाओं में भी नामित करती है। नहीं तो दूसरे संगठनों में इतनी तत्परता नहीं रहती। वहां क्या होता है, कार्यशालाएं होती है परंतु कर्मचारियों की कर दी जाती हैं, अधिकारी वंचित रह जाते हैं, उन्हें प्रशिक्षण ही नहीं मिलता, उन्हें पता ही नहीं चलता राजभाषा क्या चीज है। तो ऐसे में वो राजभाषा, जो राजभाषा के संदर्भ में वरिष्ठ अधिकारियों को भी नहीं छोड़ते कि इन्हें भी तो पता हो, इन्हें भी तो काम करना है। कई अधिकारी तो इसी गफलत में जीते हैं कि हम अधिकारी हैं, हम तो अंग्रेजी में करने के लिए, स्टाफ हिंदी में करने के लिए है। ये भी एक दिमाग में सोच रहती है। और हम जब कई बार कार्यशालाओं में जाते हैं, स्टाफ कहता है साहब आप हमें तो कह रहे हैं हिंदी में काम करो, कभी हमारे अधिकारियों को भी बोल दिया करो। ये मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा सुनने को मिलता है हमें कार्यशालाओं में कि साहब हम तो फिर भी कर लेंगे, आप कह के जा रहे हो, समझा कर जा रहे हो, हम तो कर लेंगे, परंतु हम जो टिप्पणियां हिंदी में लिखते हैं हमारे बॉस कहाँ लिखते हैं। तो कृपया आप आज से एक स्वयं से संकल्प कीजिए कि अपने स्टाफ को हतोत्साहित नहीं करना, उन्हें प्रेरित करना है, एक आदर्श बनकर प्रेरित करना है। पहले खुद करना है, फिर उन्हें कहना है काम हिंदी में आप भी करो, तो ही आप कामयाब हो पाएंगे, सही मायने में हिंदी में काम कर और करवा पाएंगे। तो ये वरिष्ठ अधिकारियों के संबंध में सूचना हो गई। उच्च अधिकारी हिंदी में कितने प्रोफिशिएंट हैं उनकी सूचना, और हिंदी में कार्य करने वाले यानी कि अधिकांशता करते हैं, सामान्यता करते हैं, नगण्य करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर पर करते हैं कि नहीं करते। पर्सनल कंप्यूटर मतलब ईमेल। अच्छा चलिए एक बात यहाँ और मैं पूछना चाह रहा हूँ, आप लोग निश्चित रूप से ईमेल लिखते होंगे, कई बार खुद भी लिखते हैं या अधिकांश खुद ही लिखते होंगे, मुझे लगता है आपके पास तो आशुलिपिक भी कम ही होते होंगे। तो जब आप खुद ईमेल लिखते हैं तो ईमेल किस भाषा में लिखते हैं, कोई बताएगा? ईमेल इंग्लिश में ही सर। इंग्लिश में ही। एक चीज और गौर कर लीजिए आज कि ईमेल की सूचना भी वो पत्रों में गिनी जाती है। जो पत्राचार अभी आगे आएगा, कितने पत्र आपने भेजे, उसमें ईमेल भी शामिल करने हैं वो कहते हैं। अब दूसरी बात, आप ईमेल में अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं, आपको पता है हिंदी का भी प्रयोग बड़ी आसानी से किया जा सकता है। आप में से कोई व्यक्ति हिंदी टाइपिंग करना जानता है? आप इसे अन्यथा मत लीजिएगा कि रिसर्च है और हम ये क्या प्रश्न, अधिकारी कभी टाइप करेगा क्या? हाँ, अधिकारी कर सकता है। जिस प्रकार अभी आपने कहा कि हम ईमेल अंग्रेजी में भेजते हैं, तो उसी प्रकार हिंदी में भी भेजी जा सकती है, और कोई बुराई नहीं। आने वाले समय में यही होना है। मैं संयुक्त निदेशक हूं, मैं अपनी टाइपिंग खुद करता हूं, मैं स्टाफ पर आश्रित नहीं रहता, बहुत कम। अब आज देखिए कोरोना के कारण कुछ 50% वाली समस्या है, कोई स्टाफ ही नहीं आया, मैं अकेला बैठा हूँ। कोई ऐसे में कोई काम आ जाएगा तो मैं रोकूंगा थोड़ी काम, अपना हाथ जगन्नाथ। मैं दूसरों के लिए अगर उदाहरण बनूंगा तो तभी वो उनसे काम करवा पाऊंगा। तो मैं तो अपनी टाइपिंग का काम खुद ही करता हूँ। तो खैर अब इतना इसमें नहीं जाऊंगा। आप में से कोई अधिकारी हिंदी टाइपिंग जानता है? किसी ने कभी? जी जी सर। कौन सर, जी कहाँ से है जी? अपना चेहरा दिखाइए, चेहरा नहीं दिख रहा जी। तो कैसे करते हैं जरा बताइए इन सभी को, किस प्रकार की टाइपिंग करते हैं, क्या तरीका अपनाते हैं? सर मैं जो करता हूँ वो तो जो ओरिजिनल टाइपिंग है उसका लेआउट है उसी के हिसाब से ब क म कानो न जो है अच्छा, हमारा कीबोर्ड उसी के हिसाब से करता हूँ। तो आपने बहुत पहले सीखी होगी इसका मतलब टाइपिंग। सर हाँ सर, हम 15 साल 20 साल से कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो जब टाइप करते हैं तो क्या कौन से यूनिकोड में करते हैं कि कृतिदेव वगैरह में करते हैं, कुछ जानकारी नहीं है सर, आपको? इसका फॉन्ट अलग है, मेन का है, एस डिजिटल है, वो डाउनलोड करना है गूगल से ये लेआउट का, तो अच्छा। उसी हिसाब से कर सकते हैं। जैसे टेराफोन त्रिलोचन है गुजराती के लिए। तो आप जो है नॉन यूनिकोड फॉन्ट में टाइप करते हैं नहीं ये? सर, यूनिकोड में नहीं करते सर, यूनिकोड में नहीं। हाँ, ध्यान रखिएगा, यूनिकोड में करनी चाहिए आपको। यदि आप वो टेक्निक बदल सकते हैं तो जरूर बदल लीजिए, क्योंकि नॉन यूनिकोड फॉन्ट में टाइप किया हुआ टेक्स्ट कभी कभी गार्बेज या जंक बन जाता है, मालूम है ना आपको? रीडेबल नहीं सर। फॉर्म नहीं रहता, वो पढ़ा ही नहीं जाता, गार्बेज हो जाता है। जी सर। तो कभी ऐसा हुआ आपके साथ, आप हिंदी में काम कर रहे थे, कोई फाइल आदान प्रदान किया
तो उसमें किसी ने कहा कि अरे तो गड़बड़ हो गया, तो दिख ही नहीं रहा, पढ़ा ही नहीं जा रहा। कभी नहीं हुआ सर, है सर? वो सर मैं इस पॉइंट में कि प्री रिक्विजिट ये है कि जो भी पीसी में आप डाटा ट्रांसफर करो उसमें फॉन्ट होना चाहिए, तभी ये दिखता है ना। हाँ, ये देखो प्री रिक्विजिट शब्द बोला आपने, तो ये कंडीशनल हो गया। यस सर। तो यूनिकोड में कोई कंडीशन प्री रिक्विजिशन नहीं है। यूनिकोड में, अब सभी सुन लीजिए, मैंने यूनिकोड शब्द बोला है। यूनिकोड में टाइप की हुई सामग्री विश्व के किसी भी कोने में खोलकर पढ़ी जा सकती है। ये जो क्वेश्चन है आप देख रहे हैं, ये यूनिकोड में। अगर ये इनकी तरह कुछ किसी और फॉन्ट में होता, अब जो इन्होंने फॉन्ट के नाम बोले, मैंने आज तक उन फॉन्ट्स का प्रयोग नहीं किया। मान लीजिए ये मुझे कुछ हिंदी में भेज देते हैं, ऐसा कुछ, मैं इनसे कुछ कहता हूँ कि मुझे सूचना भेजिए, इन्होंने जो फॉन्ट नाम गिनवाए, मेरे पास वो फॉन्ट है ही नहीं, मैंने सुने भी नहीं। तो जैसे इनका टेक्स्ट मेरे पास आएगा, वो गार्बेज या जंक बन जाएगा, मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास वो फॉन्ट नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मैं फॉन्ट पर आश्रित हो गया। यही चीज इन्होंने 50 लोगों को भेजी, तो 50 लोगों के पास फॉन्ट भेजना पड़ जाएगा इनको। तो क्या फायदा ऐसे काम का कि जो फॉन्ट पर डिपेंडेंट हो। तो इसका तोड़ निकाला गया यूनिकोड। ये यूनिक एनकोडिंग सिस्टम है, ये विश्व के सारे कंप्यूटरों में डला हुआ है। आप चाहे गुजरात में काम कीजिए, चाहे असम में कीजिए, जापान में कीजिए, रूस में कीजिए, फ्रांस में कीजिए, आप अपना टेक्स्ट जैसा है वैसा ही पढ़ेंगे। ये यूनिकोड की खूबी है। आप अपने मोबाइल फोन में तमिल, तेलुगु, बंगला, कन्नड़ सारी भाषाओं में मैसेज जो पढ़ते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे, वो यूनिकोड की बदौलत है। यदि यूनिकोड नहीं होता इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में, तो आप अपने टेक्स्ट को नहीं पढ़ सकते थे, वो गार्बेज और जंक बन जाता। या आपको याद होगा, आप तो सभी अनुभवी हैं, पहले जो बेसिक फोन आया करते थे, उसमें जब कोई टेक्स्ट मैसेज आता था, वो आयताकार डब्बों में या प्रश्न चिन्ह के रूप में परिवर्तित हो जाता था। किसी को ध्यान है? किसी के साथ हुआ था फोन में? कुछ बोलिए, कोई नहीं बोल रहा। कोई, मुझे आपको जगाने के लिए बोलता हूँ ये, हालांकि समय नष्ट हो जाता है इसमें मेरा। खैर, तो वो क्यों होता था? क्योंकि आपके फोन जो हैं वो यूनिकोड को सपोर्ट नहीं करते थे। आज ऐसा नहीं होता सामान्यतः। आज घटिया से घटिया फोन भी यूनिकोड को सपोर्ट करता है। इस वजह से वो गार्बेज या जंक नहीं बनता, आप पूरे टेक्स्ट को अपनी भाषा में पढ़ पाते हैं। तो इसलिए नॉन यूनिकोड फॉन्ट्स में टाइप मत कीजिए, यूनिकोड में कीजिए। अच्छा, आपने तो कहा कि प्रॉपर हिंदी टाइपिंग करता हूं मैं, हिंदी कीबोर्ड लेआउट में करता हूं। कोई ऐसा भी है जो हिंदी टाइपिंग नहीं जानता, कुछ और दूसरे तरीके से, जुगाड़ से, टूल से, सॉफ्टवेयर से टाइपिंग कर लेता है हिंदी में? कोई है ऐसा? गूगल इनपुट से करता हूँ सर, हिंदी गूगल इनपुट्स। गूगल इनपुट से? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो आप यूनिकोड में करते हैं, उसको बोलते हैं यूनिकोड में। मंगल फॉन्ट होता है आपके पास, है ना? हाँ सर। हाँ। तो देखिए, ये बंधुवर कर लेते हैं, हमें भी इसी प्रकार करना है। हिंदी टाइपिंग के लिए जरूरी नहीं है कि आपको हिंदी टाइपिंग सीखनी हो, हिंदी टाइपिंग आती ही हो। आप बिना हिंदी टाइपिंग जाने भी फोनेटिक कीबोर्ड लेआउट से या ट्रांसलिटरेशन लेआउट से, क्वालिटी कीबोर्ड लेआउट से हिंदी टाइपिंग कर सकते हैं। मैंने 3 टर्म बोली, मैं दोहराता हूं। फोनेटिक कीबोर्ड, फोन का अर्थ होता है ध्वनि, ध्वन्यात्मक टंकण। आप हिंदी के शब्दों को रोमन में स्पेल करेंगे, वो टूल लेंगे पहले, गूगल इनपुट टूल, एक माइक्रोसॉफ्ट का भी हिंदी इंडिक इनपुट टूल आता है, वो भी ले सकते हैं। आपको इंस्टॉल करना है, आपके कंप्यूटर पर आ जाएगा, नीचे टास्क बार में उसका आइकन आ जाएगा, डॉक्यूमेंट खोलिए, उसे क्लिक कीजिए और टाइपिंग शुरू कीजिए। टाइपिंग में क्या करना है? आपने सिर्फ इनपुट मेथड जो चुनना है, कौन सा चुनना है? फोनेटिक वाला। आपने लिखना है आज मैं कार्यशाला में भाग ले रहा हूं, तो क्या करेंगे? AAJ, मैं MEIN, कार्यशाला KARYSHALA। इस प्रकार से आप अपने हिंदी शब्दों को रोमन में स्पेल करेंगे। आपको आउटपुट और डिस्प्ले किसमें मिलेगा? देवनागरी हिंदी में मिलेगा।
सभी लोग समझ गए? हाँ सर। हाँ, तो आप, मैंने कहा था कि आप ईमेल हिंदी में कर लेते हैं, इंग्लिश में कर लेते हैं, तो हिंदी में भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आप ईमेल खोलिए, अपना इनपुट मेथड वो बदलिए, हिंदी कर लीजिए उसको, और रोमन में टाइप करते जाइए हिंदी के शब्दों को, आपको वो देवनागरी और हिंदी में ही मिलेगा। ध्यान रखिएगा, इसे फोनेटिक कीबोर्ड भी बोलते हैं, इसे ट्रांसलिटरेशन कीबोर्ड भी बोलते हैं। ट्रांसलेशन नहीं बोला मैंने, ट्रांसलिटरेशन बोला है। ट्रांसलेशन तो अनुवाद होता है, ये ट्रांसलिटरेशन लिप्यंतरण, लिपि का अंतरण, लिपि को बदल देना। आपने रोमन लिपि में टाइप किया था, उस टूल ने आपकी उस रोमन लिपि को देवनागरी लिपि में बदल दिया, इसलिए इसको ट्रांसलिटरेशन कीबोर्ड लेआउट बोलते हैं, फोनेटिक बोलते हैं, क्वालिटी बोलते हैं, QWERTY, ये आपके लेटर्स होते हैं ऊपर की रो में। तो ये आप मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हिंदी में काम कीजिए। ये टूल आपको IT वाले दिला सकते हैं, मुझसे संपर्क करेंगे, मैं दिला सकता हूं। आप गूगल में सर्च कीजिए, वहां मिल जाएगा, जहां चाहा वहां रहा। करना आपको है, करवाना आपको है। यदि जो काम आप अंग्रेजी में ईमेल कर रहे हैं वही ईमेल हिंदी में भी कीजिए, ठीक है? तो ये टाइपिंग का भी मैंने आपको ऑप्शन बता दिया। तो ये वरिष्ठ अधिकारियों की सूचना ले लेते हैं वो, फिर उनसे पूछते हैं कि आप डिक्टेशन देते हो तो कितनी डिक्टेशन हिंदी में देते हो। देखो ये आ गया, इनमें से कितने अधिकारी कीबोर्ड पर स्वयं हिंदी टंकण कार्य करते हैं। देखिए जो मैंने अभी पूछा था, आप खुद कितना हिंदी टाइपिंग वर्क करते हैं। देखिए इंग्लिश में देख लीजिए, आउट ऑफ दीज ऑफिसर्स हाउ मेनी ऑफिसर्स डू टाइपिंग वर्क देमसेल्व्स ऑन कीबोर्ड। यानी कि वो मानकर चलते हैं कि आपको भी अगर जरूरत पड़े तो आप भी कीजिए, आप बचे नहीं रहेंगे, आपको भी करना चाहिए। बड़ा कर देता हूं ऐसे, ठीक है? दिख रहा होगा आप ज्यादा अच्छे से। अब उसके बाद देखिए कितने प्रतिशत हिंदी टंकण कार्य करते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द वर्क डन बाय दीज ऑफिसर्स इन हिंदी, ये भी बताना है आपको। अब देखिए ये पिछला, यदि आपके कार्यालय का पहले कभी निरीक्षण हुआ तो उसकी तारीख पूछ लेते हैं, निरीक्षण की तारीख। एक होता है इंस्पेक्शन, एक होता है ओरल एविडेंस, ये भी होता है, ध्यान रखिएगा। एक होता है ड्राफ्ट एंड एविडेंस कमेटी, ये भी एक है। ये भी संसदीय समिति के 3 तरह के निरीक्षण होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये एक हो गया इंस्पेक्शन, एक ओरल एविडेंस, एक हो गया डिस्कशन प्रोग्राम विद द ड्राफ्टिंग एंड एविडेंस सब कमेटी। ये 3 तरह से निरीक्षण करते हैं। और कैंसिलेशन, अगर आपका कैंसिलेशन हुआ तो वो भी, फिर तो और ज्यादा नाराज हो जाते हैं कि आप तो, कैंसिल क्यों होता है मैंने बताया था, यदि सूचनाएं लापरवाही से भरी हो, गलत भरी हो, झूठी भरी हो, आप प्रॉपरली बिहेव नहीं कर रहे हो, आपका अरेंजमेंट ठीक ना हो, सब चीजें, तो वो कैंसिल भी कर देते हैं। इतना खर्चा हो जाता है कार्यालय का और निरीक्षण कैंसिल हो जाता है, तो बड़ा अपमान होता है फिर तो। इसलिए कोई भी ऐसा काम मत कीजिए जो बाद में जाकर मुसीबत बने। अब देखिए एश्योरेंसेस, मैंने कहा ना आश्वासन लेते हैं, जब वो इंस्पेक्शन कर लेते हैं तो एश्योरेंस भी लेते हैं। अब वो आश्वासन पूछ रहे हैं, आपने क्या उस पर फॉलो एक्शन लिया, अनुवर्ती कार्रवाई, एश्योरेंस आपसे ले लिया, फिर चिट्ठी आती है कि आपका हमने इस तारीख को निरीक्षण किया था, आप इसे पूरा करके भेजिए, जवाब दीजिए। तो आपको 6 महीने के अंदर अनुवर्ती कार्रवाई करनी होती है। फिर पूछ रहे हैं वो कि आपने क्या कार्रवाई पूरी कर दी थी, यदि नहीं तो उसका कारण बताओ, यहां घेर लेंगे। ऐसे ही ओरल एविडेंस, उसके बारे में पूछ लेते हैं। ये देखिए धारा 3.3 सुबह हमने चर्चा की थी। धारा 3.3 क्या हुआ, डॉक्यूमेंट्स स्पेसिफाइड इन सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। अब क्या क्या है देख लीजिए। जनरल ऑर्डर्स, जनरल ऑर्डर्स में सब आ जाते हैं, मैंने आपको बताया था, मेमोरेंडम, ऑर्डर्स, सर्कुलर सब आ जाते हैं।
notifications, press communique, release, contract, agreement, license, permit, notice and forms of tender, resolutions, rules. देखिए रूल्स और रेजोल्यूशन भी ये सब द्विभाषी होने चाहिए. ऑफिशियल पेपर्स लेड बिफोर हाउस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स एंड अदर रिपोर्ट्स. ये 14 काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स. तो कैसे पूछते हैं, इधर ध्यान दीजिए आप लोग, इधर दाएं बाएं मत देखिए, कृपया स्क्रीन पर ही देखिए. टोटल नंबर कितने जारी हुए. अब कब कितना पूछते हैं, एक साल में, इन द लास्ट 1 ईयर पीरियड. तो उसमें बेंचमार्क मतलब क्या लाइन होती है, या तो मार्च के या जून के, सितंबर के, दिसंबर के, क्योंकि ये क्वार्टर एंडिंग होता है. तो क्वार्टर एंडिंग के हिसाब से वो साल का पूछ लेते हैं. टोटल नंबर इन हिंदी एंड इंग्लिश, इन इंग्लिश ओनली, इन हिंदी ओनली. तो इस प्रकार से पूरा डिस्क्रिप्शन इनके पास आ जाता है. अब देखिए आगे, if the rules have been violated in this connection, the names, designation, etc. of those officers who should be mentioned, who were held responsible for this violation. अब देख लीजिए, प्लीज नोटिस, वो सीधे सीधे नाम पूछ रहे हैं, किस ऑफिसर ने इस रूल को वायलेट किया. who have signed the English document only, not in bilingual format. He will be held responsible. ये स्पष्ट कह रहे हैं, as per rule 6 of the official language rules. तो आप कृपया ध्यान रखिए कि धारा 3(3) के जो भी दस्तावेज हैं, 14 किस्म के दस्तावेज मैंने बताए, अधिसूचनाएं, संविदाएं, करार, लाइसेंस, परमिट, संकल्प, नियम, कभी भी जोखिम मत लीजिए. अगर आप जारी कर रहे हैं उसका अनुवाद करवा लीजिए झट से, उसे द्विभाषी जारी कीजिए. अब आगे आ जाइए. अब देखिए आगे कितना डेंजरस है. whether any action has been taken or contemplated against those officers who were violating the aforesaid official rules, please furnish details. कृपया सभी अधिकारी ध्यान दें, इस चीज को पढ़ लें. अब वो ऑफिस हेड से पूछ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड से पूछ रहे हैं, what action you have taken against those officers who are violating the rules. आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से. whether any action has been taken or contemplated against those officers who are violating the aforesaid official rules, please furnish details. यदि आप कहते हैं नो तो आप फंसते हैं, और यदि आप कहते हैं यस तो ठीक है, आप बच जाएंगे, परंतु उस ऑफिसर को फिर वो तो जवाब देना पड़ेगा. इसलिए ऐसी स्थिति मत आने दीजिए कि आपकी फजीहत हो, कोई ऐसी आंच आए, कोई नौकरी पर कोई ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणी करे. सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सजग रहिए. पहले से आप इन चीजों को देखिए. अब इस कार्यशाला का क्या फायदा हुआ, यही फायदा हुआ ना कि आपको पूरे रूल रेगुलेशन पता लग गए. आज आपको पहले नहीं पता थे, कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा. आप आज पता लगा, आज से प्रण कीजिए, संकल्प कीजिए कि मैं आज से स्थिति ठीक करूंगा. तो ये हो गया. अब देखिए वही ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 5, ये रहा रूल 5. कितने पत्र हिंदी में प्राप्त हुए, ये देखिए. जिनके उत्तर हिंदी में दिए गए, जिनके उत्तर अंग्रेजी में दिए गए, जिनके उत्तर दिए जाने अपेक्षित नहीं थे. हिंदी पत्रों का उत्तर हिंदी में न दिए जाने का कारण, अब कारण भी पूछ लेते हैं, बताइए फिर. जांच बिंदु, चेक पॉइंट्स. हैव यू एस्टेब्लिश्ड द चेक पॉइंट्स इन दिस रिगार्ड. मतलब इसको चेक करने के लिए चेक पॉइंट्स भी बनाने हैं. चेक पॉइंट कौन है? साइनिंग अथॉरिटी इज द चेक पॉइंट ऑफ दिस रूल. अगर जो हस्ताक्षरकर्ता अधिकारी है वो खुद ही चेक पॉइंट, वो साइन ही ना करे. अगर अंग्रेजी में पत्र आया, हिंदी में पत्र आया, तो अगर उसका अंग्रेजी में जवाब बनाया है तो साइन ही नहीं करेगा, ही विल रिटर्न. अब 10(4) संबंधी सूचना, क्या कार्यालय ने उक्त नीति के अंतर्गत अधिसूचित करने के लिए पात्रता.
देखिए अधिसूचित मतलब नोटिफाई कराना। ऑफिस का यदि 80% स्टाफ, 80% स्टाफ ऑफ योर ऑफिस हैज वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, then it should be notified in Gazette of India through ministry। क्या नोटिफाई होगा कि आपका कार्यालय हिंदी में कार्य कर, 80% स्टाफ जो है वो हिंदी का काम जानता है। इसको नोटिफाई कराना होता है गैजेट में। और अगर कभी स्टाफ कम हो जाए तो उसको डी नोटिफाई भी कराना होता है। तो ये आप देखिए कि अगर 80% स्टाफ वर्किंग नॉलेज है तो उसे नोटिफाई करा लीजिए। अब 8(4) संबंधी सूचना, मतलब मैंने कहा था कि इंडिविजुअल ऑर्डर ऑफिस हेड को जारी करना है, दोज हु आर प्रोफिशिएंट इन हिंदी। ये देखो उसके आदेश की एक कॉपी मांगते हैं। यदि आपके पास हिंदी में प्रवीण स्टाफ है तो उसे प्रत्येक वर्ष एक इंडिविजुअल ऑर्डर जारी कीजिए, व्यक्ति से आदेश जारी कीजिए जिसमें उसको ऑर्डर किया जाए। कौन ऑर्डर करेगा? ऑफिस हेड। कि आपको ऑर्डर किया जाता है कि आप इसका जो हिंदी में काम कीजिए। क्षमा कीजिए, इस प्रकार से इंडिविजुअल ऑर्डर भी जारी होने चाहिए हर ऑफिस से, ऑफिस हेड के साइन से। अब देखिए आगे, बाइलिंगुअलिज्म ऑफ कोड्स, मैनुअल एटसेट्रा अंडर रूल 11 मैंने बताया था। क्या है? आपके जितने भी कोड और मैनुअल हैं, जो भी प्रिंटेड मटेरियल है वो बाइलिंगुअल होना चाहिए। ये सारा कुछ पूछ लिया उन्होंने, डिगलॉट फॉर्मेट में है ये। फिर उसके बाद देखिए अब आ गया फॉर्म्स, पोजीशन ऑफ बाइलिंगुअलिज्म ऑफ फॉर्म्स। जितने भी फॉर्म्स हैं वो बाइलिंगुअल होने चाहिए। आप इंश्योर कर लीजिए आपके दफ्तर में अगर कोई फॉर्म्स वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं, क्या वो केवल अंग्रेजी में है तो उसे ठीक कर लीजिए, अनुवाद कर लीजिए, मुख्यालय से अनुवाद करवा लीजिए। सारे फॉर्म्स फॉर्मेट बाइलिंगुअल होने चाहिए। इसमें पूछा जा रहा है कितने फॉर्म है। अब देखिए आगे, रबर स्टैम्प, साइन बोर्ड, सील, लेटर हेड, नेम प्लेट, ऑफिशियल डिस्क्रिप्शन, विजिटिंग कार्ड, बैज, लोगो, मोनोग्राम, चार्ट, सब बाइलिंगुअल होने चाहिए। केवल इंग्लिश में नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। वो पूछ रहे हैं टोटल और इन इंग्लिश ओनली, बस यहीं पर जाके फंस जाएंगे आप। जैसे आप लिखेंगे इन इंग्लिश ओनली फिर क्वेश्चन रेज हो जाएगा। तो जो इंग्लिश में है आज से उसको ठीक कर लीजिए, केवल हिंदी में कर लीजिए। फिर वो चेक पॉइंट्स के बारे में पूछ लिया। फिर रजिस्टर, जितने भी ऑफिस में रजिस्टर्स हैं उनके हेडिंग, उनकी जो एंट्रीज हेड हैं वो बाइलिंगुअल होने चाहिए, उनका कवर बाइलिंगुअल होना चाहिए। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब देखिए वही लेटर्स रिसीव्ड इन इंग्लिश, मैंने कहा था ना, क क्षेत्र में स्थित अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की संख्या, उनके जवाब हिंदी में दिए कि नहीं दिए, वही मैं बता चुका हूं। यदि आपका ऑफिस ए रीजन में है और आपको कोई ए और बी से इंग्लिश में पत्र प्राप्त होता है तो उसका जवाब हिंदी में देना है। ये उसकी सूचना यहां ले लेते हैं। फिर ये आपके लेटर्स ओरिजिनेटेड बाय योर ऑफिस, आपके कार्यालय ने कितने पत्र ओरिजिनेट हुए, मूल पत्राचार, तो उसका परसेंटेज आपने ए रीजन को कितने भेजे, बी को कितने भेजे, सी को कितने भेजे। मैंने कहा था ए रीजन में यदि आपका ऑफिस है तो 100% आपको पत्राचार हिंदी में करना है, ठीक है। और बी रीजन को भी आपने 100% हिंदी में ही भेजना है। और सी रीजन में आप अपना 65%, 65% लेटर्स हिंदी में आपको भेजने ही भेजने, ठीक है। ये आपके टारगेट्स हैं। उसने किसने साइन किए उसके बारे में पूछ लिया, क्यों नहीं पूरा किया उसके बारे में पूछ लिया, सब चीजें पूछ ली। देखिए कब इस पर कंप्लायंस करेंगे, क्यों नहीं किया, पूरा पूछ लेते हैं। मैकेनिकल एड्स, देखिए कंप्यूटर के बारे में, ये लेटर्स के, देखिए ये आपके डाक विभाग से संबंधित है। ये देख लीजिए, क और ख क्षेत्रों को भेजे जाने वाले पत्रों के लिफाफों पर पते हिंदी में लिखा जाना। तो संसदीय समिति ये कहती है कि अगर क और ख को कोई पत्र जाते हैं तो वो हिंदी में होने चाहिए। ग क्षेत्र के लिए छूट दे दी, यानी कि जो आपका पोस्टल डिपार्टमेंट है उसमें हो सकता है आपके जो डाकिये होते हैं वो ग क्षेत्र में हिंदी नहीं जानते, तो वहां पर आप अंग्रेजी या बाइलिंगुअल में भेज सकते हैं जो
पता है, एड्रेस है, परंतु क और ख में हिंदी में भेजना है। इसके बारे में चेक पॉइंट के बारे में भी पूछा जाता है। यांत्रिक सुविधाएं यानी कि कंप्यूटर वगैरह, आपके पास कंप्यूटर वगैरह है तो वो यूनिकोड सपोर्टेड है कि नहीं है, ये भी पूछा जाता है। तो इसलिए हर कंप्यूटर में यूनिकोड को सपोर्ट कराइए। अपने आईटी प्रोफेशनल्स की मदद लीजिए, नहीं है तो अपने मुख्यालय को बताइए। हर कंप्यूटर में यूनिकोड एनेबल होने चाहिए। कुछ लोग ध्यान से नहीं सुन रहे, मुझे थोड़ा आपत्ति है, कृपया इस तरफ ध्यान दें। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, आप इसको पूरा गौर से सुनिए, देखिए। तो जितने भी कंप्यूटर हैं उनको यूनिकोड एनेबल बनाइए, हिंदी टाइप में एक्टिवेट करके रखिए। अब उसमें परसेंटेज भी पूछते हैं, हिंदी में किए गए कार्य की प्रतिशतता, कितने परसेंट काम हिंदी में होता है कंप्यूटर से, पूछ रहे हैं। देखिए सारा कुछ पूछ लेते हैं। दिस इज द इमेज ऑफ योर ऑफिस विच रिफ्लेक्टेड इन दिस क्वेश्चनएयर। तो अब आपके जो कंप्यूटर्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में कितना हिंदी में, अकाउंट्स में, ऑपरेशनल में, एनी अदर वर्क में, सब कुछ, ये सारी चीजें पूछ ली गई है इसमें। ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट है तो वो बाइलिंगुअल है कि नहीं है वो पूछ लिया जाता है। तो वेबसाइट आपका हेडक्वार्टर मेंटेन करता है तो उनसे पूछा जाता है अगर कोई कमी होती है। अब देखिए ट्रेनिंग फैसिलिटी अवेलेबल फॉर ट्रेनिंग, तो हिंदी टीचिंग स्कीम है, अंडर डिपार्टमेंटल, अगर आपने कोई अपना इंटरनल व्यवस्था की हुई है वो है, प्राइवेट है, जो भी है सब पूछ लेते हैं कि आपको ट्रेनिंग देनी है टाइपिंग की, स्टेनोग्राफी की, भाषा की। और अगर आपके पास कोई जैसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जैसे आप रफी अहमद की दुबई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो उसके बारे में कि कितने इन्होंने ट्रेनिंग प्रोग्राम किए, कितने हिंदी मीडियम से किए, उनका ट्रेनिंग मटेरियल कितना था, ये सारी चीजें इनसे पूछी जाती हैं। ये आपके संबंधित नहीं है, ये इन्हीं के संबंधित है। फिर क्लर्क और टाइपिस्ट, कितने क्लर्क हैं, उन्हें हिंदी टाइपिंग आती है कि नहीं आती, वो भी पूछा जाता है। नहीं आती तो ट्रेनिंग दी कि नहीं दी, क्यों नहीं दी, कब दे देंगे, सब चीजें। स्टेनोग्राफर्स के बारे में भी पूछ लिया। ठीक है, फिर उसके बाद अनुवाद कार्य, यदि आपके यहाँ पर ट्रांसलेटर है तो उसके बारे में पूछा जाता है। देखिए यहाँ बड़े अच्छे ढंग से पूछते हैं। राजभाषा विभाग ने रूल्स सेट किए हुए हैं कि जहां पर 18 का स्टाफ हो वहां एक जूनियर ट्रांसलेटर का पोस्ट बनती है। अब वो पूछ रहे हैं कि आपके यहाँ पर विद्यमान पद राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार सृजित किए गए हैं, यानी कि जो नॉर्म्स उन्होंने बनाए हैं, 18 के ऊपर एक अनुवादक और 100 के ऊपर एक राजभाषा अधिकारी, आपके यहाँ है कि नहीं है। आपने बाहर स्टाफ की संख्या दी थी शुरू में, और यहाँ कहते हैं कि हमारे पास अनुवादक नहीं है, तो फिर वो घेर लेंगे, अरे आपका तो 18 से ऊपर का स्टाफ है, आपका तो एक पोस्ट बनती है, क्यों नहीं बनाई। अब आप कहेंगे हमें तो पता ही नहीं, कहेंगे आप, वो कहेंगे आपने लिखा क्यों नहीं, आपको अनुवादक नहीं चाहिए क्या। तो आपके पास अगर स्टाफ नहीं है, अनुवादक नहीं है, 18 से ऊपर का स्टाफ है, तो आप मुख्यालय जरूर लिख दीजिए आज से कि हमारे यहाँ पर 18 से ऊपर का स्टाफ है, मिनिस्ट्रियल स्टाफ। उस मिनिस्ट्रियल स्टाफ राजभाषा विभाग के नॉर्म्स के अनुसार यहाँ एक जूनियर ट्रांसलेटर होना चाहिए। अगर आपने चिट्ठी नहीं लिखी तो आप फंसेंगे कि आपने क्यों नहीं मुख्यालय से अपने मांगे अनुवादक। आप मांगिए, आपको रूल्स नहीं पता तो रूल जानिए। देखिए इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। आप कहें हमें किसी ने बताया नहीं, हम तो जानते नहीं थे, हमें क्या पता जी राजभाषा क्या होता है। नहीं, ये सभी नियमों को बताने के लिए आपको नामित किया है आज, इसीलिए आपको यहाँ एक दिन तक बांध के रखा गया है। तो इसलिए आप सीखिए, जानिए, समझिए, कार्रवाई कीजिए। तो आप अपने मुख्यालय लिख सकते हैं कि हमें बताया गया है ट्रेनिंग में कि 18 का मिनिस्ट्रियल स्टाफ होने पर एक ट्रांसलेटर की पोस्ट बनती है, तो कृपया एक अनुवादक का पद बनाकर उसकी तैनाती करें। तो वो पूछते हैं कि भाई उनको सब वेतनमान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, सही, ये भी पूछते हैं। वो कई बार भेदभाव होता है। डिक्शनरीज देखिए, आप अपने बोलो। डिक्शनरीज भी देखिए। हेलो जी जी। जी हाँ शरद बोला हूँ। हाँ जी, हाँ वो जी। जरा ये वैलिडेशन का टाइम थोड़ा हो रहा है, बस 2-4 आपको- मिनट में, मैंने आपसे 5 मिनट की अनुमति मांगी थी मैंने, अभी 5:01 हुए हैं, तो 5:05 से पहले छोड़ दूंगा मैं। अरे देख लीजिए, सब लोगों को जरा करना होगा। चलिए ठीक है, फिर ठीक है, कोई बात नहीं। एक सर, हाँ। एक चीज मैं बोलूं सभी प्रतिभागियों से,
कि कोई दो लोग ना अपना फीडबैक देने के लिए तैयार रहे हैं एक इस बारे में है, कोई अधिकार देना चाहेंगे फीडबैक? चलिए ठीक है, बस मैं ठीक समाप्त है, करता हूं। ये हाँ ठीक पुस्तकों की ये पुस्तकें है, अगर ठीक है, खरीदते हैं जी तो जी किताबें भी जी जी 50% आपको अंग्रेजी में अगर खरीदी है तो आपने 50% अमाउंट की हिंदी में भी खरीदनी है, तो ये भी चीजें ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार ये रिक्रूटमेंट में भी हिंदी का रूल ध्यान रखना है। जितने भी आपने फॉर्म वगैरह है बाइलिंगुअल छापने हैं, और उसके अलावा आपने जो भी परीक्षाएं ली, भर्ती परीक्षा में भी हिंदी मीडियम दे, ये देखिए ये महत्वपूर्ण है। आपकी तिमाही बैठक होती है, हर क्वार्टर में एक बैठक करनी है, उसके बारे में पूछ रहे हैं। यदि नहीं हुई तो उसके बारे में फिर आपसे पूछेंगे, क्योंकि उसके चेयरमैन आप होते हैं, बाय डिफॉल्ट होते हैं। तो इस प्रकार से ये सूचना है। और फिर नराकास नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति में भी आपको भाग लेना होता है। और इस प्रकार से विज्ञापन वगैरह, सम्मेलन, संगोष्ठियां सब हिंदी में होनी चाहिए। ये सारी सूचनाएं, और आपके द्वारा जो भी साइन होते हैं पत्र, जो भी आप खुद नोटिंग लिखते हैं बीइंग ऑफिस से, वो भी आपसे पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्नावली कुल मिलाकर, एडवर्टीजमेंट भी आपसे पूछ लेते हैं। एडवर्टीजमेंट भी बाइलिंगुअल जानी चाहिए, ध्यान रखिएगा। केवल अंग्रेजी में एडवर्टीजमेंट नहीं भेजने, इंस्पेक्शंस भी होने चाहिए। ऑफिशियल लैंग्वेज इंस्पेक्शन कीजिए। देखिए अब अंत में देखिए क्या है, ये आपके पेज है, आपने कितनी नोटिंग की, कितने लेटर भेजे, हिंदी में भेजे कि नहीं भेजे, वो पूछ लेते हैं। इंडिविजुअली आपसे पूछते हैं। अब लास्ट डिक्लेरेशन देखिए, आई एम वर्किंग हेड ऑफ ऑफिस फॉर this period and hereby certify that I have personally verified the above information given in the questionnaire and that it is complete and correct in respect। यानी कि पहले ही वो आपसे साइन करवा के पूछ लेते हैं कि आपने सूचना पूरे होश हवास में पढ़ के समझ करके भेजी है, इसलिए कोई बहाना नहीं चलेगा। तो कृपया इसको जब भी तैयार करें, पढ़ के समझ करके हस्ताक्षर करें। तो मैं इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं, जैसा कि निर्देश दिया गया है। आपके मन में कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, नहीं तो आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। मेरा एक बार फोन नंबर लिख लीजिए जरा जल्दी से। मेरा नाम श्याम सुंदर कथूरिया, डॉक्टर श्याम सुंदर कथूरिया है, और मैं संयुक्त निदेशक, ज्वाइंट डायरेक्टर हूं ईएसआईसी में, कर्मचारी राज्य बीमा निगम में। और मेरा फोन नंबर लिख लीजिए, बस वो महत्वपूर्ण है, 9899785125 9899785125 डॉक्टर श्याम सुंदर कथूरिया। बस, धन्यवाद। आपने मेरे व्याख्यान को बड़े धीरज से सुना, बहुत अच्छा लगा। आपके मन में शंका हो तो देख लीजिए, अगर अनुमति देते हैं शरद जी पूछ लीजिए, नहीं तो आप मुझसे पर्सनली कभी भी किसी भी समय 24/7 यू कैन कॉन्टेक्ट मी। धन्यवाद। बस इसी आशा के साथ कि आप आज से अपने कार्यालय में जहां भी काम कर रहे हैं, आप अधिक से अधिक हिंदी में काम करेंगे और करवाएंगे। जो जो बातें आपने आज यहाँ सीखी समझी, उसे इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी इस कार्यशाला की सार्थकता है। जी शरद जी, आप संभालिए। कथुरिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यशाला में अपने कीमती समय देने के लिए। अब मैं सभी प्रतिभागियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं। शरद जी, जो कार्यशाला है अच्छी तरह से संपन्न हुई। शरद जी, कटोरिया जी से कहिए कि स्क्रीन शेयर करना बंद करें। अच्छा, ठीक है। सर आप प्लीज कंटिन्यू, शरद जी कंटिन्यू। जी निदेशक महोदय, आदरणीय संयुक्त निदेशक महोदय एवं पूरे भारतवर्ष से आए हुए प्रतिभागियों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं इस समापन समारोह में। और मुझे ऐसा लगा कि सभी लोगों ने बड़े ध्यानपूर्वक इस कार्यशाला में अपना योगदान दिया है।
कन्वर्सेशन किया है, बातचीत की है, जानकारी हासिल की है। अब मैं किसी दो अधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि एक एक करके इस कार्यशाला के बारे में फीडबैक देने का कष्ट करें। शरद जी, उससे पहले सारे पार्टिसिपेंट्स को बोलिए अपना वीडियो ऑन करें। हाँ, प्रतिभागी लोगों से अनुरोध है कि अपना अपना वीडियो ऑन कर लें। मोहम्मद सर, आदि पाठक सर, गुड़िया मैम, मिराल कामर सर, प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। शर्मा सर, आपका ऑडियो बहुत ऑन रहा, वीडियो भी ऑन कर लीजिए सर। सभी लोग कर लीजिए वीडियो ऑन। आर डी पाठक, आई थिंक सर सभी बस स्विच ऑन करके बैठे हुए हैं। चलिए सर। सर इतने ही बोल सर, हम पाए लोग सर। कार्रवाई आगे बढ़ा सकते हैं सर? जी सर, हम लोग कार्रवाई आगे बढ़ाएं? हाँ, बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। जी शरद जी कंटिन्यू, शरद जी कंटिन्यू। जी जी। तो मैं किन्हीं एक प्रतिभागी से अनुरोध करूंगा कि 2 दिन की कार्यशाला में के बारे में आपका क्या सुझाव है या क्या फीडबैक देने का कष्ट करें। हाँ, यस प्लीज। डीके गुप्ता सर। हाँ हाँ सर, श्रीनिवासन सर, यस सर, कंटिन्यू हाँ सर, बोलिए। बहुत आभारी हूँ सर, ट्रेनिंग दिया है ललित भूषण सर और श्याम सुंदर सर। हम हिंदी में काम करने का रुचि दे दिया और वो सरल भाषा में हमको सब कुछ जो हमको ट्रेनिंग देना है वो हमको दे दिया है। फिर वो प्रैक्टिस करके हम ऑफिस में काम करने के लिए, हिंदी में काम करने के लिए प्रयास करेंगे और मेरे सब स्टाफ से भी ये काम करने का बहुत कोशिश करूंगा सर। मैं अब सबसे बहुत क्या करना मेरे को पद नहीं आता है कि धन्यवाद करता हूं कि रकनपा ट्रेनिंग सेंटर ने ऐसा काम किया कि सबको हिंदी में काम करने का अवकाश दिया है सर। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीवासन सर। सर, आपने जो हिंदी में नाम जो अपना डाला है वो देख के बहुत खुशी हुई सर। श्रीनिवासन सर, धन्यवाद सर। सर डीके गुप्ता सर, उत्तराखंड सर्किल से डीके गुप्ता सर। सर अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट। सर अभी ऑडियो ऑन कीजिए अपना। गुप्ता सर ऑडियो ऑन कीजिए। सर हाँ, परम आदरणीय निदेशक महोदय, अतिरिक्त निदेशक महोदय, संयुक्त निदेशक महोदय एवं साथियों, 2 दिन की जो ये हिंदी की कार्यशाला का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम जो हुआ है, आज जो समापन हो रहा है, वास्तव में इन्होंने दोनों ही जो अधिकारी थे हमारे, श्याम सुंदर कथुरिया साहब और ये अपने जो है ललित भूषण साहब, दोनों ने बहुत ही अच्छी तरह से हिंदी की हमें ट्रेनिंग दी और हिंदी के बारे में वास्तव में हमें कैसे कार्य करना चाहिए इन्होंने बहुत विस्तृत रूप में हमें समझाया। मैं अपनी ओर से आपको आश्वासन देता हूं कि हम भविष्य में जो है अपने ऑफिस, अपने कार्यालय में भी अपने अधीनस्थ स्टाफ को हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे। और ये जो वर्कशॉप हुई रकनपा द्वारा, जो वर्कशॉप ये जो की गई, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रही और बहुत ही फ्रूटफुल सिद्ध होगी हमारे लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं अनुरोध करूंगा कोई और कुछ सुझाव देना चाहेगा या फीडबैक अपना, अन्यथा मैं संयुक्त निदेशक प्रथम महोदय से अनुरोध करूंगा कि समापन के समारोह में 2 शब्द कहें। अतुल अनम्यूट करो।
अच्छा, मैं खुद ही म्यूट था शायद। परम आदरणीय अतिरिक्त निदेशक महोदय और मेरे सभी साथियों और श्री श्याम सुंदर कठुरिया जी, 2 दिन की जो कार्यशाला हिंदी की आयोजित की गई है राकनपा द्वारा, ये मुझे लगता है कि हम सबके वर्क प्लेस में और कार्य क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। जो कल आपने सीखा है, जो कल हमने सीखा है, जो आज आपने सीखा है, जो आज हमने सीखा है, उन सब चीजों को, उन सब बिंदुओं को हम अपने कार्य क्षेत्र में इस्तेमाल करेंगे और जो विभिन्न खास क्षेत्र और कार्य क्षेत्र के लिए विभिन्न जो नियमावलियां हैं उसके आधार पर हम लोग हिंदी का कार्य करेंगे और ऐसी परिस्थिति बना के रखेंगे कि यदि संसदीय समिति का निरीक्षण होता है, इंस्पेक्शन होता है, तो हमें कोई विशेष प्रयास न करना पड़े, हमारे रेगुलर प्रयास में ही हिंदी का इतना उपयोग हो कि हम सारे जो मानक है उनको पालन करते रहें। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सबको। और मैं पूरे टाइम में लेक्चर सुन रहा था, कल मैंने ललित भूषण जी का भी लेक्चर सुना और आज श्याम सुंदर कठुरिया जी का भी लेक्चर सुना मैंने, और मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी। ए श्रीनिवास राव जी ने बोला कि मैं धन्यवाद करता हूँ। आज कठुरिया जी ने दिन में बोला ही था कि अमिताभ बच्चन अपने कार्यक्रमों में बोलते हैं कि मैं धन्यवाद देता हूँ, जबकि सही यूसेज ये है कि धन्यवाद करता हूँ। तो मुझे लगता है कि श्रीनिवास राव जी ने पूरे टाइम बड़े ध्यान से सुना है। तो ऐसे ही प्रत्येक प्रतिभागी ने सारी चीजें बड़े ध्यान से सुनी हो और उसको इस्तेमाल करें, तभी इन सब कार्यशालाओं का अच्छा जो है, जो उपयोग है, जो फायदा है, जो लाभ है, वो सरकार को मिले, सरकार की व्यवस्था को मिले, सरकार के अधिकारियों को मिले। तो ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों ने माइक को ऑन रखा, माइक को कभी बंद नहीं किया, उनको मैं चाहता हूं कि कृपया आगे से ध्यान रखें कि कभी भी ऑनलाइन मीटिंग में बैठे हों तो अपने माइक को कृपया म्यूट रखा करें, और जब आपको बोलने को कहा जाए या जब आपको कोई कंट्रीब्यूशन करना हो कृपया तभी अपना माइक ऑन किया करें। और कठुरिया जी बहुत बहुत धन्यवाद, शरद जी बहुत बहुत धन्यवाद, सामरान बहुत बहुत धन्यवाद, सारे पार्टिसिपेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एडिशनल सर। शरद जी प्लीज कंटिन्यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने सर पूरी 2 दिन की इस कार्यशाला में पूरा अच्छे से मॉनिटर किया, हर चीज का डायरेक्शन दिया मेरे को कि ऐसा करिए शरद जी, ऐसा करिए, ऐसा करिए। आपके सानिध्य में सर ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और मैं अपर निदेशक महोदय से अनुरोध करूंगा कि समापन समारोह के लिए अपने आशीर्वचन दें। आज के इस कार्यशाला के प्रमुख श्याम सुंदर कठुरिया जी बहुत बहुत नमस्कार और अतुल श्रीवास्तव संयुक्त निदेशक, शरद, सम्रान और सभी प्रतिभागी। 2 दिन की कार्यशाला थी और बहुत अच्छी कार्यशाला। बिल्कुल आपने श्रीनिवास राव ने भी बहुत अच्छे से बताया कि हमने क्या सीखा है इसमें। और मित्रों ये तो पक्की बात है कि राजभाषा है इसलिए हम लोग इतनी बातें कर रहे हैं इसमें, लेकिन हिंदी के लिए काम करने का कहीं हमारा कहीं मौका ही नहीं मिलता है। और जैसा कठुरिया जी बार बार समझा रहे थे कि मतलब पत्रों के ऊपर उसका पता भी हिंदी में नहीं होता है। और ये ज्यादा कमी कहाँ से आ रही है? ये हिंदी भाषी क्षेत्रों से आ रही है। मैं आपको बताऊं सच में, जहाँ पे मैं तमिलनाडु में भी काम कर चुका हूँ, गुजरात में भी काम कर चुका हूँ, वहां पे इतनी कमी मैं नहीं पाता हूँ, क्योंकि उनके पास तो पहले ही हिंदी की कमी है। श्रीनिवास राव जी ने कितने अच्छे से बोला और हिंदी में लिखा। ये ज्यादा कमी हिंदी भाषी क्षेत्रों से आ रही है। और अतुल ने बिल्कुल ठीक कहा कि जब संसदीय समिति आए तो आपके प्रयास विशेष रूप से नहीं होने चाहिए, आपके नियमित प्रयासों से ही हिंदी का काम होता हुआ दिखना चाहिए। और यही बार बार में ललित भूषण जी और कठुरिया जी हमें समझा रहे हैं। मैं आप लोगों से ये अनुरोध करूंगा, क्योंकि बहुत बहुत कम समय ऐसा होता है जब आपको हमको हिंदी का कोई एक इंटरेक्शन मिलता हो। आपके नेम बोर्ड सारे अंग्रेजी में मिलेंगे, आपके रास्तों के नाम सारे अंग्रेजी में मिलेंगे। बहुत मुश्किल हो जाती है कि आपको कहीं हिंदी ढूंढने को मिले। और ऐसे में जब हमारी राजभाषा है जिसमें हमारे इतने नियम दिए हुए हैं, तो उसमें जब तक एक प्रयास नहीं होता हुआ दिखेगा, एक साथ में नहीं काम चलेगा। हमने अकादमी में किया है, अपने जितने भी हमारे शेड्यूल्स निकलते हैं प्रोग्राम के, वो सब हिंदी और इंग्लिश में होते हैं। आपके देखना, आपके नाम वगैरह भी सारे न सिर्फ राजभाषा वाले, और भी जैसे CSI का चल रहा है, हम लोग पूरा उसको दूसरी भाषा में करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि निदेशालय को जो पत्र जाते हैं वो आधा हिंदी में होता है मतलब, और फिर आधा उसका इंग्लिश में होता है। इस तरह की हम कोशिश कर रहे हैं।
तो इसी तरह से आप देखिए कि कल ललित भूषण जी कितने अच्छे से बता रहे थे कि हम लोग मोबाइल है, लैपटॉप है, उसमें इतने सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए, इतनी सारी चीजें आ गई, खुद टाइप कर सकते हैं। आज बार बार में कथुरिया जी पूछे थे आप में से कितने लोग टाइप कर सकते हैं। बहुत कम लोग, मेरे ख्याल से कम क्या कोई बता ही नहीं पाया, बोल ही नहीं पाया कि हम टाइप कर सकते हैं, जबकि आज मोबाइल में हिंदी में टाइप करना बहुत आसान हो गया है। मुझे ध्यान है कि मैं बहुत शायद 1 वर्ष तमिलनाडु में रहा, मैं मोबाइल में तमिल टाइप कर रहा था, मतलब इतना आसान हो गया है। मतलब जो भाषा में जानता नहीं था वो भी टाइप कर पा रहा था। मतलब इतना जो मोबाइल से हिंदी ही इतना नहीं, कोई भी भाषा आप टाइप कर सकते हैं, इतना आसान हो गया है। तो उसमें यदि हम प्रयास करें और इतने अच्छे उन्होंने तरीके बताए दोनों ललित भूषण जी ने और कथुरिया जी ने, कि हम इसको बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। और बहुत जरूरत है कि आप कितने से लोगों को हमने यहाँ आज ट्रेन किया 2 दिन में, आप लोग इस चीज को आगे बढ़ाएं आगे। मुझे अच्छा लगा कि एक ऑफिसर ने पूछा कि श्रीमती का मतलब उसमें इतनी छोटी है, मतलब बिल्कुल ये छोटी छोटी चीजें जो हमारे जब हम उपयोग में लेंगे तब हमें समझ में आएगा और तब हमें पता लगेगा कि हिंदी को कैसे लिखना है। तो इस तरह के सवाल हमारे पास रहे। कथुरिया जी ने अपना नंबर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप जब भी हिंदी में काम करें, संसदीय समिति आए ना आए, जैसा कि अतुल ने कहा, रूटीन में भी आपका काम चलता रहे और आपको कोई दिक्कत आए तो आपसे जरूर पूछिएगा। ये बहुत लाभदायक 2 दिन का कार्यशाला रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग आगे इसको और इसका प्रसार करेंगे अपने कार्यालयों में भी और अपने जितने भी जो साथ काम करने वाले हैं उनके साथ में भी। मैं फिर से ललित भूषण जी का, कथुरिया जी का और सबसे ज्यादा हमारे निदेशक महोदय PM लाल साहब का, उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो जब से उन्होंने स्वयं ने इस चीज को एक रियलाइज किया कि हिंदी हमें आती है लेकिन हमारे अफसरों का ध्यान नहीं है हिंदी की तरफ से और किस तरह से देना है। तो ये बिल्कुल हीरे की तरह 2 हमारे पास फैकल्टी है, ललित भूषण जी और कथुरिया जी। उनको सर ने ही चुनाव किया उनका और उनको आपके सामने प्रस्तुत किया है। वास्तव में एक राष्ट्रीय स्तर की ये मैं कहूँगा ट्रेनिंग है यहाँ पे हिंदी की, और इसके बारे में बहुत बारीकियां आपको समझाने की कोशिश की है। मतलब कितना अच्छा एग्जाम्पल था वो का खा गा उंग वाला, कि मतलब किस तरह से वो गंगा में उन्होंने उसका पूरा उदाहरण देके बताया। मुझे कितना अच्छा लगा कि वास्तव में जो कक्षा 4 या 5 की चीजें वो हम लोग पीछे छोड़ आए और आज हमें समझने की जरूरत है। तो मित्रों, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि एक बहुत ही फ्रूटफुल और अच्छी कार्यशाला हुई और आगे आप इस कार्यशाला के जितने भी पॉइंट्स हैं, जो भी आपने सीखा है उसको आगे बढ़ाएंगे। मैं फिर से ललित भूषण जी का और कथुरिया जी का, अतुल का, शरद का, सबरान का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये पूरी कार्यशाला के बारे में आपने जो अपने आशीर्वचन दिए और जो अपना बहुमूल्य सुझाव दिए हैं सर, आशा करता हूं कि पूरे भारतवर्ष में जितने भी अधिकारी लोग से जुड़े हुए हैं वो फॉलो करेंगे और आगे बढ़ाने में योगदान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अच्छा सर, एक चीज और कहनी थी सभी लोगों को कि आपके सर्टिफिकेट और फीडबैक फॉर्म ईमेल से भेज देंगे हम आपको, अभी थोड़ी देर में भेज दिए जाएंगे, ठीक है। और मैं एक बार फिर से अपर निदेशक महोदय और संयुक्त निदेशक महोदय एवं सभी अधिकारियों, प्रतिभागी अधिकारियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने बड़े मन से, बड़े लगन से सफल बनाया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। Thanks.